हेलो। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश पर मैंने एक शॉर्ट एनालिसिस वीडियो बनाया है। तो मैं हूँ राजकमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले ये बांग्लादेश का मैप है। ये हम बांग्लादेश के मैप से समझ लेंगे कि बांग्लादेश का बाउंड्री केवल दो कंट्री से मिलता है। एक इंडिया से और नीचे एक छोटा सा बाउंड्री है जो कि म्यांमार से मिलता है। यहीं से यहीं पर कॉक्स बाज़ार और जो कि रोहिंग्याज है, जो कि म्यांमार में की आर्मी ने जब उनको वहाँ से खदेड़ा था तो वो यहीं पर कॉक्स बाज़ार में ही आकर वो सेटल हुई थी। और यहीं जो आराकान प्रांत है वो म्यांमार का वो यहीं है। यहीं से बॉर्डर उसका लगता है बांग्लादेश का। अब हम बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश एरिया में 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर लेता है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो साउथ एशिया का पार्ट है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी पार्ट इसे बोल सकते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश को कहा जाता है कि ये नदियों का मतलब कि देश है, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, मतलब बहुत सारी नदियाँ इस मैप में आप समझ सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तीन नदी है। एक है गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी भी कहा जाता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बांग्लादेश का ऑफिशियली नेम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ ऐसे वियतनाम टाइप के से मत ये कीजिएगा। ये कोई कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, बल्कि ये मल्टी पार्टी सिस्टम है यहाँ पर। और ये एक सेकुलर कंट्री भी नहीं, ये एक स्टेट रिलीजन वाला कंट्री है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर 8 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। इसका मतलब डिवीज़न है, बोल सकते हैं कि स्टेट टाइप का है कि इस कंट्री में 8 स्टेट है। वहाँ पर विभाग बोला जाता है। हम लोग क्या हिंदी में विभाग बोला जाता है। तो उस कंट्री में 8 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है, मीन्स उसे 8 आप राज्य बोल सकते हैं। कौन कौन? तो बारिशाल, चिटगांव, ढाका, खुलना, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर और सियालहट। तो इसे हम देखेंगे इस मैप से। तो देखिए, ये हो गया पूरा बांग्लादेश का मैप। तो ये रंगपुर हो गया जो कि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल से मिलता है। राजशाही पूरी तरीक़ा से वेस्ट बंगाल से मिलता है। खुलना ये भी बंगाल से मिलता है और सुंदरबन डेल्टा। फिर बारिशाल है, वो काफ़ी नीचे है। फिर ढाका जो सेंट्रल बांग्लादेश में आता है। और पूरी तरीक़ा से जो ढाका वाला जो रीजन है वो पूरी तरीक़ा से असम से मिलता है। फिर से सियालहट है और फिर से ये चिटगांव है। तो चिटगांव का जो रीज़न है यही मिलता है म्यांमार से। फिर अब हम देखेंगे कि ढाका जो कि यहाँ का कैपिटल भी है, बांग्लादेश का नेशनल कैपिटल भी है। और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, कमर्शियल, इकोनॉमिक कैपिटल बोल सकते हैं, क्योंकि ढाका से बड़ा वहाँ पर कोई बड़ा शहर नहीं है। कोई वहाँ पर इकोनॉमिक सेंटर उससे बड़ा नहीं है, कोई कल्चरल। क्योंकि देखिए, ढाका का नाम एक जैसे कि हिंदू रिलीजन में 52 शक्तिपीठ का जिक्र है, तो उसमें से एक शक्तिपीठ ढाका में। और ढाका की जो कुल देवी है वो ढाकेश्वरी देवी है, तो उन्हीं से ढाका निकला हुआ है। तो आप वहाँ की पॉपुलेशन, जो ढाका की पॉपुलेशन है वो 7 मिलियन है, मीन्स 70 लाख वहाँ की आबादी है। और बांग्लादेश का मोस्ट पॉपुलस सिटी भी है ढाका, बांग्लादेश का। अब हम बात कर लेते हैं चिटगांव के बारे में। तो चिटगांव है वो बांग्लादेश का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और ये एक पोर्ट सिटी भी है। चिटगांव का लोकेशन हम देख लेंगे तो ये है चिटगांव। तो चिटगांव एक पोर्ट सिटी भी है और यहीं से बांग्लादेश अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो चिटगांव के पास सी पोर्ट है, फिर से कोस्टल सिटी है, जैसे कि मैंने बताया कि एक तटीय सा एक नगर है, फिर से एक लार्जेस्ट सी पोर्ट है। और ये मतलब वहाँ की इकॉनमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो शहर है चिटगांव बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ की इकॉनमी के लिए, क्योंकि यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और फिर से अब हम बात कर लेते हैं ये वर्ल्ड मैप में कि बांग्लादेश कहाँ आता है। तो ये पूरा हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक हमारा ही पहले ये पार्ट था। ये पूरा पार्ट जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल मिलाकर पहले बंगाल कहा जाता था, लेकिन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होने के चलते इसे अलग देश दे दिया गया और ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था। लेकिन पाकिस्तान से ये 1971 में आज़ाद हो गया और एक अपना एक नई कंट्री का फॉर्म कर लिया ये बांग्लादेश के नाम से। तो अभी भी जो हिंदू मेजॉरिटी जो बंगाल था पार्ट, उसे आज भी वेस्ट बंगाल कहा जाता है, और जो मुस्लिम मेजॉरिटी था उसे ईस्ट बंगाल कहा जाता था। लेकिन आज के डेट में उसका एक अलग सॉवरेन वो कंट्री है, तो इसे बांग्लादेश कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो देखिए बांग्लादेश बॉर्डर करता है इंडियन स्टेट से। कौन किस किस इंडियन स्टेट से इसका बॉर्डर लगता है? तो देखिए वेस्ट बंगाल से इसका लगता है नॉर्थ और वेस्ट में, यानी उत्तर में और पश्चिम में। ये वेस्ट बंगाल से मिलता है। असम में उत्तर से मिलता है, मेघालय में उत्तर से और उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट में मिलता है, और त्रिपुरा और मिजोरम से ईस्ट यानी पूरब में मिलता है। जैसे कि मैं आपको इस मैप से समझाता हूँ। यस, यहाँ से असम से ये हो गया वेस्ट बंगाल का पार्ट, ये हो गया आपको मिज़ोरम, और ये हो गया त्रिपुरा वाला पार्ट, ये मेघालय वाला पार्ट। तो आप ये समझ सकते हैं। फिर से अब हम बात कर लेते हैं कि जो कि देखिए भारत के सिवा वो केवल एक ही देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और वो है म्यांमार, जिसे कभी कभी बर्मा भी बोला जाता है। तो देखिए वो और बाकी जो उसका एरिया है वो सब बे ऑफ बंगाल के लिए, उसका जो भी सदर्न पॉइंट है वो सब बे ऑफ बंगाल को टच करता है। जैसे कि आप इस मैप से समझ सकते हैं। इस मैप से इसका जो भी सदर्न पॉइंट है, यहाँ पर तो ये म्यांमार से के साथ बॉर्डर शेयर कर, लेकिन जो भी इसका सदर्न पॉइंट है, ये सुंदरबन डेल्टा है, कुछ हमारे पास है मीन्स वेस्ट बंगाल के पास है, और कुछ बांग्लादेश के पास है। तो ये सदर्न पॉइंट जो भी है वो सब बे ऑफ बंगाल को ये टच कर रहा है। फिर अब हम देखेंगे कि उसकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा है। 302 बिलियन डॉलर का है, मीन्स पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। जिस कंट्री से टूट कर ये देश बना है पाकिस्तान, उससे भी ज़्यादा मजबूत इसके यहाँ की इकॉनमी। लेकिन सबसे चिंताजनक है कि इकॉनमी इतनी मौजूद होने के चलते भी इंडिया में बहुत सारे लोग यहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, बट वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा कंसर्न लेना चाहिए। कुछ लोग तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं, और कुछ लोग रिलीजियस परसुएशन उनके साथ ये होता है, मतलब धार्मिक प्रताड़ित कुछ लोग होते हैं, वो लोग भारत में भाग कर जाते हैं। तो खैर धार्मिक प्रताड़ित लोग के लिए तो भारत दे सकता है, लेकिन अगर कुछ लोग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आते हैं और फिर भी अगर बांग्लादेश बोलता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, तो ये मतलब कि उस तो खैर अब हम बात करते हैं उसके फ्लैग के बारे में। तो ये है बांग्लादेशी फ्लैग बांग्लादेश का, और इसका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। पहले ये सेकुलर कंट्री हुआ करता था शेख मुजीबुर, वहाँ के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के दौर में, लेकिन 1975 में उनका हत्या कर दिया गया, और बाद में वहाँ पर मिलिट्री कूप की गई। वहाँ का मॉनेटरी यूनिट यानी कि वहाँ का करेंसी बांग्लादेशी टका है। ऐसे भी बंगाली लोग पैसा रुपया नहीं बल्कि टका ही ज़्यादा बोलते हैं। तो देखिए बांग्लादेश के अधिकतर लोग इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं, जो कि वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन 1988 में बना, जो जब बांग्लादेश एक मिलिट्री डिक्टेटर जियाउर रहमान के अंडर कंट्रोल में था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बना, यानी संवैधानिक संशोधन के तहत, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ऑप्शन। तो वहाँ के बात कर लेते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं। तो भाई वहाँ पर अच्छा खासा ग्रेन भी होता होगा। तो हाँ बिल्कुल, राइस वहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है, मतलब प्रीडोमिनेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। फिर से जूट होता है, फिर से टी भी होता है। इसको बेचकर वहाँ की कंट्री फॉरेन एक्सचेंज कमाती है, मीन्स इंडिया से भी ज़्यादा जूट बांग्लादेश बेचता है। और चाय का बागान भी है, मीन्स हमारे पास तो असम में है, दार्जिलिंग में है, लेकिन उनके पास भी है काफ़ी एरिया है टी गार्डन के लिए, जो कि वो उस कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ की मतलब कि हम बात कर ले, जैसे कि हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक को हम लोग अपने सेंट्रल बैंक को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो वो लोग अपने सेंट्रल बैंक को मतलब कि बैंक ऑफ बांग्लादेश बोलता है, जैसा कि हम लोग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो देखिए वहाँ का जैसे ही कि वहाँ सब देखिए, हमारे यहाँ भी उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तर पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है। तो ग्रामीण बैंक का शुरुआत सबसे पहले हुआ 1976 में, वो बांग्लादेश में हुआ, और उसके जो फाउंडर हैं मोहम्मद यूनिस। तो मोहम्मद यूनिस को मैं बता दूं कि शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, केवल क्योंकि इन्होंने ग्रामीण बैंक का स्थापना किया, और वहाँ के बहुत सारे पुअर को इन्होंने एक छोटा लोन दिया, जिससे कि उनकी जीवन बहुत ही अच्छा हुआ, उनके लाइफस्टाइल में ग्रोथ हुआ, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्रोथ हुआ। तो इसके चलते उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, और एकमात्र ये बांग्लादेशी हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। फिर हम बात कर लेते हैं वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में। तो वहाँ के पार्लियामेंट, बांग्लादेश के पार्लियामेंट को जातीय संसद बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो बाई कैमरल नहीं है, मीन्स हमारे यहाँ मान लीजिए कि
पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का 2 पार्ट है ना, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर यूनिकैमरल है, मीन्स एक ही है। मान लीजिए हमारे देश में भी 7 राज्यों को छोड़कर बाकी सारे राज्यों में यूनिकैमरल है, मीन्स विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो वहाँ पर भी पूरे देश में एक ही, मतलब कि वहाँ पर सिर्फ लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है, जिसमें कि 350 सीट्स है और जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसा कि हमारे देश में भी होता है, और अगला चुनाव 2024 में होने वाला है। तो मैं बता दूं कि एक कंजर्वेटिव कंट्री, एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री, एक मुस्लिम कंट्री की प्राइम मिनिस्टर पिछले 15 सालों से ये महिला है, शेख हसीना, जो कि वहाँ के लोगों को बहुत प्राउड होता होगा और साथ ही हम सारे लोगों को प्राउड होता है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, एक कंजर्वेटिव सोसाइटी की मतलब कि प्राइम मिनिस्टर एक महिला है। और मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शेख हसीना ही वहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही हैं जो कि महिला नहीं, बल्कि खालिदा जिया भी रही हैं। हालांकि खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से सब आती हैं। इनके ही जो कि पति थे जियाउर रहमान, वो वहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर थे, और ये अवामी लीग पार्टी से आती है। और इनको मैं बता दूं कि ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी भी हैं। तो थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और शेयर, सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो थैंक्स।